सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, लाहौर कांग्रेशन और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका नाम है पूर्ण स्वराज। यानी आज की टोटल जो हमारी बात होने वाली है वो इन सभी एस्पेक्ट जो कि आता है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस के मामले में। यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया था आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और बिफोर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बीच में क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन, क्या क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन इंडिया में एग्जिस्ट किया करती थी उस वक्त, उन सभी एस्पेक्ट को हम लोग देख रहे हैं। जिसमें कि हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा था कि टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या चल रहा है कि जनता, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो मास स्ट्रगल से क्या हो चुके हैं, थक चुके हैं। क्या हो चुके हैं? थक चुके हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसमें? इलेक्शंस में। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है उसके तहत वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वहीं पे जो यंग लीडर हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस आफ्टर 1922 यानी कि आफ्टर द कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या होता है? कॉल ऑफ होता है। और उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस की तरफ मूवमेंट हमारा क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। लेकिन उसके पहले क्या घटना है उन सभी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज की पूरे सेंटेंस में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी पे हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा शुरू होता है इन सच ए सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। 1920 की बात कर रहा है। तो आपके बात कर रहा है कि इंटरनल डिबेट और डिसेंशन के लिए दो मेजर फैक्टर थे। देखिए, अगर बात करें कि आखिर नए मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, लोग सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें दो फैक्टर हम देख रहे हैं, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से एक बार पुनः लोगों के अंदर वो बर्निंग डिजायर पैदा होने वाली है। और वो दोनों फैक्टर क्या क्या हैं? पहला, इकोनॉमिक डिप्रेशन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की कंडीशंस पूरे वर्ल्ड में भी देखने को मिल रही थी और उसका इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था। साथ ही साथ भारत में एक कमीशन, एक आयोग आया हुआ था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये बना था इन द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, जो कि ब्रिटिश की जो टोरी गवर्नमेंट थी उसके थ्रू ये कमीशन बना था। और इस कमीशन में क्या ऐसा एस्पेक्ट आया जिसने लोगों को क्या कर दिया? इसका विरोध करने पे मजबूर कर दिया। टॉपिक हमारा शुरू होता है अब। पहला एस्पेक्ट क्या था? इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक मजबूत फैक्टर होने की वजह से आपका हमें देखने को मिलता है लोगों के अंदर डिसेंशन। लोग जो है फिर से एक बार एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि लोग डिबेट करना शुरू कर देते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं प्रभावित होना शुरू हो जाती है। जैसे कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस ऑफ बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930s। जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो लगातार क्या हो रहे थे? गिर रहे थे। जो कृषि, जो अनाज, जो अन्न, इन सभी के प्राइसेस क्या हो रहे थे? गिर रहे थे। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। हम जानते हैं कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो क्या हो रहा है? गिर रहा है। वहीं पे एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर उतनी डिमांड नहीं रही। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। किसानों को कठिनाई होने लगी क्या? अपनी हार्वेस्ट को सेल करने में, अपनी फसल को बेचने में। एंड पे देयर रेवेन्यू, क्योंकि भाई उनको क्या देना है? रेवेन्यू देना। किसको? अंग्रेजों को। अगर अपनी फसलों को नहीं बेच पाएंगे तो रेवेन्यू कहां से देंगे? लगान देंगे कहां से? क्योंकि उनको तो लगान चाहिए तो चाहिए। सो बाय 1930s द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। तो इसलिए कह रहा है कि 1930 आते आते लगभग भारत की जो कंट्री साइड एरिया है वहां की स्थिति तो बिल्कुल टर्मोइल होगी। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एक नया पॉलिटिकल आर्डर, एक नया इकोनॉमिकल सिचुएशन भारत में क्रिएट होता है। दूसरा चीज है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो ये अगेंस्ट द बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन। भाई एक जो स्ट्रेटरी कमीशन, क्या बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेटरी जो कमीशन है उस अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन एक आपका क्या बनता है? कमीशन बनता है, एक आयोग बनता है, एक कमेटी बनती है। और इस कमीशन का जो प्रमुख काम था वो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना, क्योंकि लगातार विरोध चल रहा था। तो ये हुआ कि अब हम जो हैं भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, भारतीयों के लिए संविधान बनाने की कैसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें कि देख रेख उनकी सारी व्यवस्थाओं, मतलब एक समझिए कि
एक धोखा, इंडियंस के लिए एक धोखा क्रिएट किया जाने वाला है कि हाँ, हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हमने एक आयोग बनाया है, इस आयोग का नाम साइमन कमीशन है, और ये कमीशन आपकी सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करेगा। लेकिन इस कमीशन का विरोध क्यों होता है वो हम आगे जानते हैं। कह रहा है कि ये आपकी सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसको सेटअप किया गया किसके रिस्पॉन्स में, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट लगातार हो रहे थे भारत में, उसके रिस्पॉन्स में ये कमीशन बनाया गया था। क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे उसमें बार बार इंडियंस के राइट्स की बात की जा रही थी, उनके अधिकारों की बात की जा रही थी, तमाम चीजें की जा रही थी, देश की आजादी की बात की जा रही थी। ए कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंज। इस कमीशन का जो मेन काम था, जो मुख्य कार्य था वो क्या था, टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखना, देखभाल करना, बनाना, और उसमें जो भी आवश्यक परिवर्तन है, आवश्यक जो चेंजेस होने हैं उसके लिए सुझाव देना, इस कमीशन का प्रमुख काम था। यानी भारत के लिए, इंडियंस के लिए क्या बनाना, जो इस कमीशन का जो प्रमुख काम था वो ये था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाना और जो भी परिवर्तन की जरूरत है उस परिवर्तन के लिए सजेस्ट करना, इस कमीशन का प्रमुख काम था। ठीक है, सो द प्रॉब्लम वाज दैट, तो आखिर समस्या क्या थी। अच्छी बात है कि भारतीयों के बारे में सोचा जा रहा है, भारतीयों के बारे में चिंता की जा रही है, तो आखिर समस्या है कहाँ। समस्या यहां से है कि द प्रॉब्लम इज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर्स। समस्या ये है कि ये जो कमीशन है, इतना दयालुता का व्यवहार, इतना जो है पोलाइट चेहरा ब्रिटिशर्स का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, इस चेहरे में एक भी इंडियन चेहरा नहीं। मतलब इस आयोग में, इस कमेटी में, इस कमीशन में कि कोई भी डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, इसमें एक भी सिंगल मेंबर था ही नहीं। यानी बन रहा है कानून इंडियंस के लिए, और उसमें, उस आयोग में, उस कानून की व्यवस्था में, उस कमेटी में एक भी सिंगल इंडियन मेंबर है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा विरोध का विषय है। तो वही बात कर रहा है कि द प्रॉब्लम इज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स, दे वर ऑल ब्रिटिश, वे सभी क्या थे, अंग्रेज थे, वो सब क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, तो साइमन कमीशन जब भारत में आता है अपनी इस रूपरेखा को लेकर कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लुक आफ्टर करेंगे, आपके लिए सजेस्ट, जो भी सजेस्ट जरूरी है, जो भी सजेशन जरूरी है उसको हम लोग बात करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे, उस पर बातें करेंगे, आपके लिए संविधान बनाएंगे, आपके अधिकारों की बातें करेंगे। बट इस पूरे कमीशन में कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर न होने की वजह से जब ये साइमन कमीशन 1928 में 1928 में भारत में आता है, ये कमीशन बनकर, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तब इसका स्वागत किया जाता है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ। इसका मतलब क्यों, क्योंकि भाई इसमें कोई इंडियन मेंबर था ही नहीं। तो जब ये कमीशन भारत में आता है, इस पर चर्चा शुरू होती है, तो लोगों ने इसका स्वागत किया। वेलकम कैसे किया, अपोज करके, विरोध करके, जाओ साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। सो हम जानते हैं कि जब साइमन कमीशन गो बैक के साथ उसका ग्रीटिंग हुआ, सो ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स पार्टिसिपेट इन द डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इस कमीशन के विरोध में डिमॉन्स्ट्रेशन जो चल रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, सभी लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इस साइमन कमीशन का खूब जोरदार तरीके से विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर द वायसराय लॉर्ड इरविन। उस वक्त भारत का जो वायसराय था, एक प्रकार समझिए कि भारत का जो वायसराय था, एक प्राइम मिनिस्टर टाइप की बॉडी जो थी, वो थी लॉर्ड इरविन। कौन थे, इरविन थे। सो अनाउंस इन अक्टूबर 1929, वो इस विरोध को देखकर 1929 में ये अनाउंसमेंट करते हैं, क्या, अ वैग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, कि हम भाई चलो ठीक है, तुमको एक डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, डोमिनियन स्टेटस देते हैं फॉर इंडिया in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। यानी कि जब इस विरोध को देखते हैं कौन, लॉर्ड इरविन, जो कि भारत के उस वक्त बड़े, सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे। एक बार समझ लीजिए कि अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए भारत के लिए प्रधानमंत्री लॉर्ड इरविन थे उस वक्त। और लॉर्ड इरविन उस वक्त इस विरोध को, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देखते हैं तो ये अनाउंसमेंट करते हैं, एक वैग ऑफर करते हैं, एक अस्पष्ट ऑफर करते हैं, क्या, डोमिनियन स्टेटस का, कि तुम भाई चलो आजाद करो जाओ, लेकिन तुम जो है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा फुल इंडिपेंडेंस वाला स्टेटस नहीं रहेगा, तुम्हारा डोमिनियन स्टेटस रहेगा। मतलब तुम आजाद हो सकते हो, आजादी थोड़ा बहुत ले लो, अर्ध स्वतंत्र हो जाओ, तुम आजाद रहो,
सब कुछ अपना लिए, अपने सारे काम करो, सब कुछ करो, बट आपके ऊपर जो है हेड ऑफ द बॉडी जो रहेगी वो एक ब्रिटिश बॉडी ही रहेगी। ये बात है, यानी डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है इंडिया के लिए, जिसमें कि उसका बिल्कुल अनस्पेसिफाइड फ्यूचर होगा। और साथ ही साथ उनको यानी कि लीडर्स को इनवाइट किया गया, कांग्रेस लीडर्स को, कि वो आए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन में आए, किसके लिए? टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भविष्य में फिर कैसे संविधान बने, इन सभी बातों के लिए। इस डिमॉन्स्ट्रेशन को रोकने के लिए ये सर जॉन सामन, उस वक्त जो लॉर्ड इरविन थे, भारत के जो वायसराय थे, उन्होंने ये ऑफर किया। बट दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, लेकिन ये बात कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। सो द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाय नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम अ मोर असर्टिव। और उस वक्त जो कांग्रेस लीडर थे, जो बड़े ही रेडिकल थे, मतलब उग्र विचारधारा के थे, मतलब गर्म दल वाले थे, वो क्या बिल्कुल जो है वो और असर्टिव हो गए। क्या हो गए? और असर्टिव हो गए। एंड द liberal and moderate who were proposing a constitutional system within the framework of British Dominion gradually lost their influence। अब समझिएगा मामला, ये कांग्रेस एक पार्टी है, उस कांग्रेस में दो धड़ बन गए, एक गर्म दल और एक नरम दल, यानी रेडिकल और एक जो है मॉडरेट और लिबरल्स। रेडिकल थे उसमें वो लोग सीधे ऐसी कोई नहीं, उनकी सुनने की ही उनकी मतलब अंग्रेजों की सुनने के लिए ही तैयार रहे थे। ना ना ना, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ये सिर्फ काम नहीं चलेगा। वहीं पे जो लिबरल थे, जो मॉडरेट थे, वो प्रपोजल जो था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, मतलब अंग्रेजों के अधीन होकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बन रहा था, जो डोमिनियन स्टेटस वाली बात थी, उससे वो लोग कुछ लोग एग्री कर रहे थे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे थे, वो ब्रिटिश डोमिनेशन के अंदर उसके फ्रेमवर्क के बीच में काम करने के लिए बात कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं अपने अपने इन्फ्लुएंस को क्या कर लेते हैं, ग्रेजुअली लॉस्ट कर देते हैं। वहीं पे जो रेडिकल थे विद इन द कांग्रेस में, जिसको लीड कर रहे थे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस, ये और ज्यादा असर्टिव हो गए, और असर्टिव होकर वो किसकी बात करते हैं? पूर्ण स्वराज। किसकी बात करते हैं? पूर्ण स्वराज की, फुल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना। हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। सो दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडियाज। डोमिनियन स्टेटस जब ऑफर होता है लॉर्ड इरविन के द्वारा, सीधे उसको रिजेक्ट किया जाता है। और अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी कि लाहौर कांग्रेस सेशन जो हुआ था, लाहौर में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, उस कांग्रेस सेशन में डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की। और ये बात कब है? 1929 में फुल इंडिपेंडेंस की बात की गई। और अगले ही साल कब? 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने भी लगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाने भी लगा। सो इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 यानी 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल्स वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जहां पे अब ये बातें शुरू हो चुकी, लागू हो चुकी, कि अब हम अगले महीने से यानी कि 26 जनवरी 1930 से, अगले साल 26 जनवरी 1930 से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को एज द इंडिपेंडेंस डे। और इसी दिन के थ्रू हम लोग प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे, सारी चीजें करेंगे कि हमको क्या चाहिए, स्ट्रगल करेंगे हम लोग अपने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। यानी कि 1930 से भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। बट आजाद कब होता है? 15 अगस्त को। तो आप इन दोनों दिनों के इतिहास को जान सकते हैं। उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस दिन जो है इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो इसी इंसिडेंट की वजह से ही 26 जनवरी को भी ऐतिहासिक रखने के लिए वो संविधान भले ही 1949 में बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को, बट उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि वो आज़ादी के लगभग 17 साल पहले से ही उस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। बट स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। तो इसलिए उस दिन का भी महत्व है। उस दिन के भी महत्व को मेंटेन करने के लिए उस दिन संविधान को लागू कर दिया गया। ये सारी चीजें, कहानियां, ये तो खाली आउट ऑफ बातें हैं, लेकिन आप समझिए 1930 से अब पूरी तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंस को स्ट्रगल करने के लिए अब हर साल हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस। एंड बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन ये जो चीजें की गई, इसने भी बहुत ही कम लिटिल अटेंशन को ग्रैब किया, बहुत ही कम अटेंशन को क्या किया? ग्रैब किया। सो इस चीज को कौन देख रहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। अब महात्मा गांधी जी को फिर अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे खिलाफत इशू को देखते हैं और जोड़ करके हिंदू मुस्लिम को जोड़ करके एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसी तरीके से इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जिसमें फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसी बातें की जा रही थी, उस चीज को एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए अब महात्मा गांधी जी के दिमाग में फिर एक चीज आती है, और वो आती है
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब एक नया मूवमेंट एक बार फिर से लॉन्च होने वाला है जिसका नाम क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी अब अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होता है, क्या क्या इंसिडेंट घटती है और क्या पूरी कहानी है। फिलहाल आज हमने देख लिया कि महात्मा गांधी एक तरीका पा जाते हैं इस चीज को रिलेट करके कि इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम को हम जो है मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ के साथ जोड़ के बनाएंगे और एक नया मूवमेंट फिर से ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और मूवमेंट की तरफ हम बढ़ गए। अब कल से हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। आज आपने जो पढ़ा वो आपने समझा। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।